पहली अवस्था की हम बात कर चुके हैं। हमारे शरीर पर जब किसी प्रकार के वायरस का आक्रमण होता है तो 4 अवस्था होती हैं। तो पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन फेज, प्रिवेंशन, यानी हमारे शरीर में ना तो कोरोना का आक्रमण हो, ना और किसी प्रकार के सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड वाले वायरस का आक्रमण हो। इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सारी सी चीजों को हम कहते हैं प्रिवेंशन। हम उसकी बात कर चुके हैं। तो 4 अवस्थाओं में से जब भी किसी का वायरस का आक्रमण होता है तो 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था होती है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन हर बीमारी की पहली अवस्था होती है। अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है तो पहले उसके लिए हमारे शरीर में एक वातावरण तैयार होता है। हमारे शरीर में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमजोरी पैदा होती है। अगर हम समय रहते ठीक कर लें तो बीमारी को होने के पहले ही जब ठीक किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रिवेंशन फेज। तो सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड के बैक्टीरिया वायरस को हमारे शरीर में आक्रमण के पहले की सारी अवस्थाओं को हम कहते हैं प्रिवेंशन। और हमें कैसे प्रिवेंशन करना है हम समझ चुके हैं। दूसरी अवस्था है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा। दूसरी अवस्था को कहते हैं कि अब तो हमारे शरीर पर आक्रमण हो गया, पता नहीं कौन से वायरस ने आक्रमण किया है, पता नहीं कोरोना के वायरस ने आक्रमण किया है कि टीबी के बैक्टीरिया ने आक्रमण किया है कि सामान्य फ्लू के वायरस ने बैक्टीरिया ने आक्रमण किया है, हमें नहीं पता। अब तो हमारे शरीर पर आक्रमण हो चुका है। और जब आक्रमण हो जाता है इस दूसरी अवस्था को हम कहते हैं फ्लू की अवस्था या इन्फ्लुएंजा स्टेट। हाँ, नहीं है। चलो गुरु चलो आगे। इस दूसरी अवस्था को कहते हैं इन्फ्लुएंजा की अवस्था। और जब हमारे शरीर में यह दूसरी अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा की अवस्था, इस अवस्था में असली लड़ाई चालू होती है। इस अवस्था में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की, हमारी डिफेंसिव की परीक्षा होती है। छोटे बच्चे जिनका डिफेंसिव की बहुत अच्छा होता है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो खुश रहते हैं, जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, जो तनाव से दूर रहते हैं और जिनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है वो भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बाकी जो लोग हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं और जिनका रोग प्रतिरक्षा जिनका रोग प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर रहता है वो बीमार पड़ जाते हैं। तो जब हमारे शरीर में और बैक्टीरिया वायरस में आक्रमण होता है इस अवस्था को हम कहते हैं द फाइटिंग बिटवीन वायरस एंड डिफेंसिव की, हमारे शरीर की डिफेंस सिस्टम से होने वाली फाइटिंग। एक तरफ वायरस है, या कोई फ्लू का दूसरा बैक्टीरिया वायरस है,
या ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है। और ऐसे 200-300 से ज्यादा वायरस तो हमेशा मौजूद रहते हैं। जब इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की और हमारे शरीर पर आखिरकार इनका आक्रमण हो गया, हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम और एक और बैक्टीरिया वायरस की ताकत, अब इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में हमारे शरीर के प्रतिरक्षा के 6 लेवल हैं। हमारे शरीर के 6 चक्रव्यूह हैं, 1 2 3 4 5, और ये सबसे अंदर इन 6 चक्रव्यूह को भेद कर वायरस को हमारे शरीर के अंदर पहुंचना होगा। उसको 6 जगह बहुत तीव्र लड़ाई लड़नी होगी, तभी वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा। हमारे शरीर के ऐसे 6 लेयर्स हैं, या हम कहेंगे कि 6 डिफेंस के चक्रव्यूह हैं, और एक एक चक्रव्यूह पर बड़ी खतरनाक लड़ाई होती है। और जब पहली कवरिंग पर लड़ाई होती है, तभी हमारे शरीर में इतने सारे सिम्टम पैदा हो जाते हैं। अब वायरस को पहले यहां लड़ना है, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा, फिर 5वां और फिर 6वां, और हर लेवल पर अलग अलग लक्षण पैदा होते हैं। और एक कुशल एक्यूपंक्चरिस्ट सिर्फ इन लक्षणों को देखकर पता कर सकता है कि वायरस कहां पहुंच चुका है। जब पहले स्तर पर लड़ाई होती है, तब हमारे शरीर में हमें ठंड लगती है, हमें बुखार आता है, हमें हवा अच्छी नहीं लगती, हमें लगता है कि कोई चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। क्योंकि यह लड़ाई है उस वायरस और बैक्टीरिया के बीच की, और हमारे शरीर के आउटर मोस्ट डिफेंस सिस्टम के बीच की। हमारे शरीर का जो सबसे बाहरी सुरक्षा का आवरण है, जिसे हम एक्यूपंक्चर में कहते हैं ताई यांग, हमारे शरीर में सबसे बाहर खड़ा चौकीदार ताई यांग। और जिसे और सिंप्लीफाइड करें तो हम कहेंगे जिसका निर्माण स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर से मिलकर हुआ है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर पर आक्रमण होता है, तो हम कहते हैं कि वायरस ने आक्रमण किया है हमारे बाहरी सुरक्षा कवच पर। अगर इसे मैं एक्यूपंक्चर की भाषा में कहूं तो मैं कहूंगा वायरस का अर्थ है बिंड। सो बिंड कोल्ड अटैक, या उसे और थोड़ा अच्छी भाषा में कहूं तो कहूंगा बिंड कोल्ड इन्वेजन, जो हमारे एक्यूपंक्चर की भाषा है कि बिंड कोल्ड ने आक्रमण किया है। कहां पर? हमारे शरीर पर। तो हमारे शरीर पर कहां आवरण किया है, आक्रमण किया है? तो हम कहेंगे हमारे शरीर के सबसे आउटर मोस्ट डिफेंस सिस्टम पर, जिसका नाम है तायांग। अब भिड़ंत होगी, एक तरफ वायरस की और एक तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर की। अब यह इसी अवस्था को कहते हैं इन्फ्लुएंजा की अवस्था। इसी अवस्था में हमें सर्दी और जुकाम होता है। तो सर्दी और जुकाम का अर्थ है कि भिड़ंत चालू है। उस भिड़ंत के दौरान
जो लक्षण पैदा होते हैं उसी को हम सर्दी और जुकाम कहते हैं। एक बार हमें पता चल गया कि सामने वाले ने कहा, हमारे पेशेंट ने कहा कि मेरी गर्दन अकड़ रही है, स्टिफ नेक हो रही है। तो स्टिफ नेक तो होने वाली है। क्यों होने वाली है? कारण, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का रास्ता ही गर्दन से होके जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का रास्ता ही हमारे गर्दन से होकर जाता है। तो जब आक्रमणी स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर पर हुआ है तो नेक भी स्टिफ होगी और हमारे सिर के पीछे भी स्टिफनेस आएगी, दर्द होगा, स्टिफ हेड बैक साइड में, और सर्दी तो लगने वाली है, हवा पसंद नहीं आएगी। तो इस अवस्था में अभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे? हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर दोनों का हमने जिंगबेल पॉइंट लगा दिया। जिंगबेल पॉइंट जिनका प्रयोग हम इमरजेंसी में करते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन 1 और यूरिनरी ब्लैडर 67 दोनों को सेडेट कर दिया। तो जैसे हमने दोनों को सेडेट किया, इस ऊर्जा के लेवल से वायरस को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। तो जिंगबेल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनका प्रयोग हम इमरजेंसीज में करते हैं, और दूसरे पॉइंट और भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जी क्लेफ्ट पॉइंट, जिनका प्रयोग भी इमरजेंसीज में किया जाता है। तो हमने और क्या किया कि चलो हमने SI1 और यूरिनरी ब्लैडर 67 तो ले लिया, हमने जी क्लेफ्ट पॉइंट और ऐड कर दिया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जी क्लेफ्ट पॉइंट है SI4 और यूरिनरी ब्लैडर का जी क्लेफ्ट पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर 58, आई थिंक सो 58, काइंडली चेक इट, एक बार कंफर्म करते हैं। No. Yeah, 63. Remember, because recently I used this point for one of, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपने पेशेंट के लिए यूज किया। तो हमने क्या किया कि एक और तो जिंगबेल पॉइंट भी ले लिया जिनका प्रयोग हम इमरजेंसीज में करते हैं, अब हमने जी क्लेफ्ट पॉइंट ले लिया, उनका प्रयोग भी हम इमरजेंसीज में करते हैं, और सब कुछ सेडेट कर दिया। So the G cleft point of urinary bladder is 63 and the G cleft point of small intestine meridian is small intestine 6. Now it is correct. हमने चारों पॉइंट को सेडेट कर दिया। जिंगबेल को क्यों सेडेट किया? क्योंकि जिंगबेल पॉइंट का मतलब ही है वो बिंदु जिनका प्रयोग हम इमरजेंसीज में करते हैं, और जी क्लेफ्ट पॉइंट का मतलब वो है जिनका प्रयोग भी हम एक्यूट इमरजेंसीज में करते हैं। तो हमने जैसे ही चारों पॉइंट को सेडेट किया, इमीडिएटली वायरस के हाथ पैर टूट जाएंगे और वो हमारे ताइयांग के लेवल से निकल जाएगा। अब टीसीएम की बात आती है। टीसीएम ने कहा है कि अगर वायरस ने ताइयांग में इन्वेजन किया हो, ताइयांग में आक्रमण किया हो, तो टीसीएम में तो एक स्पेशल प्रोटोकॉल ऑलरेडी दिया है। कहते हैं कि पहले LU7 और LI4 को आप सेडेट कर दो, इसे पसीना निकलेगा। पसीना निकलने से क्या फायदा होगा कि जब ठंडी का आक्रमण होता है तो हमारे शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और पसीना निकलना बंद हो जाता है। तो आप पसीना निकाल दो, जैसे ही पसीना निकालोगे तो ठंडी का इफेक्ट कम हो जाएगा, कोल्ड का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो LU7 और LI4 को सेडेट करके आपने पसीना निकाल दिया, और फिर टीसीएम में कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर 12 और यूरिनरी ब्लैडर 13 को भी सेडेट कर दो तो बिंड निकल जाएगा, बिंड निकलेगा। तो आपने कोल्ड भी निकाल दिया, आपने बिंड भी निकाल दिया, पूरा बिंड कोल्ड ही निकाल दिया। तो यहां से कोल्ड निकला, यहां से बिंड निकला। अब चलिए, मानो कि किसी के सिर में कोल्ड बढ़ गया है, सिर में बिंड बढ़ गई है, किसी के हेड में बिंड ज्यादा बढ़ गई है, तो हेड में से बिंड निकालने का स्पेशल पॉइंट है गॉल ब्लैडर 20
गवर्निंग वेसल 16, ये दो बिंदुओं को लगा दो, और गवर्निंग वेसल 23। अगर आप ये तीनों बिंदुओं को सेट करते हो तो हमारे सिर में से भी बिंड निकल जाती है, क्योंकि आक्रमण में सिर बहुत प्रभावित होता है। तो आपने सिर में से बिंड निकाल दी, आपने UB12 और UB13 से पूरे लंग्स में से और शरीर में से बिंड निकाल दी, क्योंकि यूरिनरी ब्लडर 12-13 लंग्स पर काम करता है। तो बिंड भी निकल गई, कोल्ड भी निकल गया। अब सपोज करो कि किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है तो हम कौन सा पॉइंट लगाएंगे? फीवर को मिटाने के लिए, फीवर को हटाने के लिए कौन सा बिंदु उपयोगी है, बताइए। हम ऐसा कौन सा पॉइंट लगाएं ताकि फीवर को इमीडिएटली रेक्टिफाई किया जा सके, फीवर को हटाया जा सके। अगर फीवर है, अगर फीवर है तो आप गवर्निंग वेसल 14 को सेडेट करो। हमेशा ध्यान रखिएगा कि गवर्निंग वेसल 14 को सेडेट करने से फीवर निकल जाता है, क्योंकि गवर्निंग वेसल 14 एक ऐसा बिंदु है, हमारे शरीर में 6 प्रकार के यांग मेरिडियन पाए जाते हैं, और सारे के सारे यांग मेरिडियन हमारे गवर्निंग वेसल 14 को क्रॉस करके निकलते हैं। तो आप जब गवर्निंग वेसल 14 को जब सेडेट करते हैं तो सब यांग मेरिडियन एक ही बार में सेडेट हो जाते हैं। तो आपको गवर्निंग वेसल 14 को सेडेट करना होगा। और एक फाइनल पॉइंट बताऊंगा, हमारी छाती में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं CB17, जो लंग्स का और चेस्ट का विशेष बिंदु है, इसे भी आप सेडेट कर दो और फिर देखो कमाल। आपका इतना शानदार प्रोटोकॉल बना, LI4 LU7 से पसीना निकला, यूरिनरी ब्लडर 12 और 13 से बिंड निकली, गॉलब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 26 और गवर्निंग वेसल 16 से सिर की बिंड निकल गई। गवर्निंग वेसल 14 अगर फीवर है तो, और CB17 से पूरे छाती का, लंग्स का कुछ भी गड़बड़ था वो ठीक हो गया। सारे पॉइंट को सेडेट कर दो। ये बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल है इन द TCM। इस प्रोटोकॉल के द्वारा आप हमारे सबसे बाहरी आक्रमण, हमारे सबसे बाहरी लेवल पर होने वाले आक्रमण को ठीक कर सकते हैं। तो ये सर्दी का प्रोटोकॉल है। जब भी किसी को सर्दी लगती है यही प्रोटोकॉल है। कोई बोले कि हवा अच्छी नहीं लग रही है, हवा अच्छी नहीं लग रही है, पंखा बंद करो, यही प्रोटोकॉल है। पसीना एकदम बंद हो गया, यही प्रोटोकॉल है। अगर एकदम से आपने देखा कि कल रात तक तो आप ठीक थे, सुबह उठे तो गर्दन थोड़ी अकड़ गई है, यही प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के द्वारा आप आक्रमणकारी को पहले ही निकाल सकते हो। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि मानो अब इस वायरस ने हमारा शरीर का पहला आवरण भेद दिया और अब यह वायरस पहुंच गया दूसरे आवरण पर, सेकंड लेवल पर पहुंच गया। पहले आवरण पर वायरस जीत गया, या तो हमारा सुरक्षा तंत्र कमजोर था या वायरस ज्यादा ताकतवर था। कभी कभी ऐसे मौसम आते हैं जैसे कि अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा, जब तक स्प्रिंग सीजन चल रहा है, जब तक बसंत ऋतु चल रही है, तब तक वायरस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए हर साल बसंत ऋतु में लोगों को सर्दी, खांसी और एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है। आज से नहीं, हमेशा से। तो वायरस का मौसम आया, वायरस ताकतवर था, पहले आवरण को भेद दिया, वायरस ने दूसरे आवरण पर पहुंच गया। दूसरा आवरण पर जैसे ही वायरस पहुंचता है, अब व्यक्ति को लगती है गर्मी। तो पहले आवरण पर तो व्यक्ति को लगती थी ठंडी, अब लगेगी गर्मी, अब आएगा फीवर। फीवर चढ़ेगा 101, 102, 103 या उससे भी ज्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब व्यक्ति को फीवर चढ़ना चालू हो जाए, समझ जाना कि अब वायरस ने
दूसरे लेवल पर आक्रमण कर दिया है। इस आवरण पर जब वायरस का प्रवेश होता है तो हमें जुकाम होता है और हमारा गला खराब होता है। इस लेवल पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, जब भी किसी को टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जब भी किसी का गला खराब हो जाए जिसे हम फेरिंजाइटिस कहते हैं, जब भी कोई बोले कि गले में खराश हो रही है, सोर थ्रोट हो गया है, तो समझ जाइए अब वायरस ने दूसरे लेवल पर आक्रमण कर दिया है। जब दूसरे लेवल पर आक्रमण करता है तो अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, हमारे श्वासपथ में, गले में इन्फेक्शन होता है। अगर आप देखोगे टॉर्च से तो आपको रेडनेस दिखेगी। तो दूसरे लेवल में जब आक्रमण होता है तो रेडनेस दिखती है, लालिमा दिखती है, क्योंकि इस भाग में हीट का योगदान है। अगर आपने जरा सा भी इग्नोर किया तो फीवर बढ़ता चला जाएगा। अब ये गर्मी की अवस्था है तो यूरिन कैसा होगा? डेफिनेटली डार्क यूरिन होगा और गर्मी के कारण आंतों का मल सूख जाएगा और व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा। तो जब भी हमारे शरीर पर कोरोना का आक्रमण होता है, कोरोना बड़ी तीव्र गति से इस अवस्था में पहुंच जाता है और यही कारण है कि लोगों को गले में खराश होती है। जब आपको ऐसा एहसास हो कि इस अवस्था में पहुंच गया है तो तुरंत आपको एक्शन लेना होगा। एक्यूपंक्चर के अनुसार पहले आवरण का निर्माण ताई यांग के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर, और दूसरे आवरण का निर्माण किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के द्वारा। तो दूसरे आवरण का निर्माण किया जाता है यांग मिंग के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर का यांग मिंग वो चैनल है जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। यानी हमारे जितने भी 6 सुरक्षा के लेवल हैं, सबसे खतरनाक लड़ाई इस यांग मिंग के लेवल पर होती है, क्योंकि इन दोनों के पास अपार मात्रा में ची है, ऊर्जा है। बहुत कड़क और स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है। यहां पर वायरस को वैसे हार ही जाना होता है। थोड़ा सा भी हम अगर ध्यान रखें तो इस अवस्था में वायरस को हार जाना होता है। लेकिन कोई बिल्कुल भी खाने पीने का ध्यान ना रखे और इस अवस्था में भी अगर वो मिथ्या आहार और विहार का सेवन करे, गलत आहार विहार का सेवन करे। आहार का मतलब है खाना, विहार का मतलब है कि आपके आसपास की हवा और जो का वातावरण, पानी कैसा पीते हैं, हवा कैसी है। इस अवस्था में अगर आप ने उस वायरस को ठीक नहीं किया तो फिर वो और तीसरी अवस्था में प्रवेश करेगा। लेकिन जब वो इस अवस्था में प्रवेश करता है तो क्या लक्षण पैदा होते हैं? हमारे शरीर में अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होते हैं। इस अवस्था को हम जुकाम की अवस्था कहते हैं। गर्मी बढ़ जाती है, खूब तेज फीवर आता है 102 103। जब इस अवस्था में वायरस प्रवेश करता है तो हमें एकदम सजग हो जाना होता है, क्योंकि अब इस अवस्था के बाद तुरंत ही तीसरी अवस्था आ जाएगी। इस अवस्था में खूब पसीना निकलेगा क्योंकि गर्मी है। तो गर्मी आ गई तो पसीना, पहली अवस्था में हो सकता है कि पसीना न निकले, लेकिन इस अवस्था में तो गजब का पसीना निकलेगा और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो पसीना इतना निकलेगा कि डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। यह अवस्था पर विशेष ध्यान रखना होगा आपको। तो जब वायरस और बैक्टीरिया हमारे दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है और इस अवस्था में इतनी गर्मी बढ़ती है कि व्यक्ति को खूब प्यास लगती है, खूब पानी पीता है, पानी पीता जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ी हुई है कि व्यक्ति को खूब प्यास लगती है। अगर आप जीभ देखोगे तो आपको जीभ उसकी लाल दिखेगी। तो कभी भी आपको जब इस अवस्था में कोई पहुंच जाए, कोई बोले कि मेरा गला खराब हो रहा है, तो आप तुरंत इस अवस्था का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। गले को बचाने के लिए सबसे पहला बिंदु होता है LU11। LU11 को सेडेट करोगे तो गले में से इंफेक्शन निकल जाएगा। LU7 हमारे थ्रोट का स्पेशल पॉइंट है। या तो आप इसको सेडेट करिए, और जो लोग कर सकते हैं वो यहां से 1 ड्रॉप ब्लड भी निकाल सकते हैं। ब्लड ना निकालना हो तो भी चलेगा, आपकी इच्छा। दूसरा,
हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पर आक्रमण हुआ है तो लार्ज इंटेस्टाइन का सोर्स पॉइंट LI4 को सेडेट कर दीजिए। सोर्स पॉइंट का काम है, अगर हमारे LI मेरिडियन में कोई भी इंफेक्शन हुआ है तो हम LI4 के द्वारा यानी उसके सोर्स पॉइंट के द्वारा उसको बाहर फेंक सकते हैं। LI11 गर्मी को निकालने वाला विशेष बिंदु है, तो गर्मी को ड्रेन करता है, एक्सपेल करता है, फेंक देता है बाहर। तो हम LI4 का प्रयोग करेंगे यहां पर। तो LU11 से हमने गले को बचाया, कंठ को बचाया। आप देखो, अगर कोई व्यक्ति बोले ना कि मुझे गले में दर्द हो रहा है, आप सिर्फ एक सिंपल मैग्नेट LU11 पर रात को लगा के छोड़ देना, जब आप सुबह देखोगे तो पता चलेगा कि गले का दर्द निकल गया। ऐसे हमने कई लोगों को लगाया है कि उन्होंने कहा कि गले में थोड़ा दर्द है, हमने रात को LU11 पर सेडेशन कर दिया और सुबह तक देखा तो पूरा का पूरा दर्द निकल गया। इस अवस्था में बुखार आता है तो गवर्निंग वेसल्स 14 को तो सेडेट करना ही होगा, जो हमारे फीवर का प्रमुख पॉइंट है। इस अवस्था को हम बोलते हैं द विंड और हीट का इन्वेजन, यानी अब बात कोल्ड से निकलकर हीट तक पहुंच गई है, अब विंड हीट का इन्वेजन हो गया है। पहली अवस्था थी विंड कोल्ड का इन्वेजन, विंड और कोल्ड जो पहली अवस्था थी ये थी विंड कोल्ड की। अब जो अवस्था है वो आगे बढ़ी हुई है और ये अवस्था है विंड और हीट की। इस अवस्था में विंड हीट का इन्वेजन है, हमें हीट को निकालना ही होगा, इसलिए हमने फीवर को कम करना ही होगा, वो हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो विंड को निकालने के लिए अभी अभी हमने समझा था कि यूरिनरी ब्लैडर 12 और यूरिनरी ब्लैडर 13 ये दोनों विंड को निकालने के स्पेशल पॉइंट हैं। LU11 हमने यूज कर ही लिया, हमारे गले में से इंफेक्शंस को LU11 निकाल देगा। और सिर में से हमें विंड को निकालने के लिए गवर्निंग वेसल 23, गवर्निंग वेसल 16 और गवर्निंग वेसल और गॉल ब्लैडर 20 का प्रयोग करना होगा। यानी कुछ बिंदु तो पहले जैसे ही हैं, ये हमारे सिर की विंड को निकालने के लिए। तो हमने सिर की विंड को निकालने के लिए इन पॉइंट को सेडिट किया, ओवरऑल विंड को निकालने के लिए इन पॉइंट को सेडिट किया। हमने फीवर के लिए गवर्निंग वेसल 14 पर वर्क किया। अगर आप देखेंगे तो अभी हमने सिर्फ एक ही बिंदु इसमें अलग लिया जिसका नाम है LU11, क्योंकि हमारा आक्रमण गले पर हो चुका है। बाकी सारे पॉइंट्स आप देखेंगे तो लगभग पहले जैसे ही है, काफी मिलते जुलते हैं। तो अब अंतर क्या है दोनों में? जब हमारे शरीर पर विंड कोल्ड का इन्वेजन होता है और हमारे शरीर पर जब विंड हीट का आक्रमण होता है, एक तरफ विंड कोल्ड का इन्वेजन है, दूसरी तरफ विंड हीट का इन्वेजन है, तो इसमें स्टिफ नेक होगी और पसीना बंद हो जाएगा और इसमें फीवर आएगा और खूब पसीना आएगा और खूब प्यास लगेगी, गर्मी के लक्षण पैदा होंगे। तो दोनों में विंड को निकालना है, दोनों में ही विंड को निकालने के लिए हम यूरिनरी ब्लैडर 12-13, यूरिनरी ब्लैडर 12-13 दोनों ओर सेडेट करेंगे। हमारे शरीर में जब भी किसी वायरस का आक्रमण होता है, आप इसको जरूर सेडेट कर दीजिए, क्योंकि वायरस का मतलब है विंड, एक्यूपंक्चर में विंड का मतलब है वायरस। तो हमारे शरीर में कभी भी किसी तरह कहीं भी कैसे भी वायरस का आक्रमण हो, वायरस यानी विंड, पहले आप इन दो बिंदुओं को सेडेट कर दो। आप चाहो तो इन बिंदुओं को कपिंग कर सकते हो। अगर आप पूछें कि यूरिनरी ब्लैडर 12-13 कहां होते हैं, तो मैं आपको इनकी लोकेशन दिखा देता हूं। ये पॉइंट बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं। आप अगर इन बिंदुओं पर कप लगा दो तो भी विंड सेडेट हो जाती है, कपिंग कर दो। तो आप जब इन बिंदुओं पर कप लगा देते हो, अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप देख सकते हैं हमारे पीठ के ऊपरी भाग में ब्लैडर 12 और ब्लैडर 13 है, जो रीढ़ की हड्डी से 2-2 अंगुल बाएं और दाएं हैं। तो रीढ़ की हड्डी से अगर आप 2 अंगुल बाएं और 2 अंगुल दाएं चले जाएं, 2 अंगुल का अर्थ है 1.5 चुन,
सो अगर स्पाइन से अगर 1.5 टू राइट और 1.5 टू लेफ्ट जाते हैं और कप लगा देते हैं तो भी यूरिनरी ब्लडर 12-13 का स्टिमुलेशन हो जाता है। आप चाहें तो इसको ब्लड लेट भी कर सकते हैं, ब्लीडिंग कर सकते हैं, या इस पर कंगा रगड़ सकते हैं। कंघी तो हम जानते हैं जो को बालों के लिए यूज करते हैं, उस पर आप कंगा रगड़ सकते हैं या ग्वासा कर सकते हैं या उसे ब्लड लेट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इन बिंदुओं को आप सुजोग में जाकर सेडेट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने इन बिंदुओं को सेडेट किया, वायरस के हाथ पैर यहीं टूट गए, क्योंकि वायरस का मतलब है बिंड, बिंड की ताकत ही तो वायरस है। अब आपने एक काम और किया, अब आपने सिर से भी बिंड को निकाल दिया, क्योंकि वायरस हमारे ब्रेन को भी तो ऑक्युपाई करता है। तो सिर से बिंड को कैसे निकाला? आपने सिर में भी बिंड के पॉइंट को सेडेट कर दिया। सिर में हमने बताया कि गॉल ब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 16 और गवर्निंग वेसल 23, गॉल ब्लैडर 20, गवर्निंग वेसल 16 और गवर्निंग वेसल 23, आपने इनको भी सेडेट कर दिया। ये 3 बिंदु जो हमारे सिर में पाए जाते हैं, इनको जानना बड़ा आसान है। अगर आप हमारे सिर में जहां पर बाल खत्म होते हैं, हमारे सिर के पीछे जहां पर बाल खत्म होते हैं, यहां पीछे जो खड्डा है वही गवर्निंग वेसल 16 होता है। हम दूसरी इमेज में दिखा देते हैं आपको। गवर्निंग वेसल 16 हमारे सिर में से बिंड को निकालने का विशेष बिंदु है। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां पर हमारे सिर के बाल खत्म होते हैं पीछे, तो ये बाल आ रहे हैं और यहां पर खत्म हो रहे हैं। यहां बीचों बीच एक डिप्रेशन या पिट होता है, उसी को हम गवर्निंग वेसल 16 कहते हैं। इसको आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेज मत करना, क्योंकि यहां पर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो धीरे धीरे हम इस पॉइंट को एक्यूप्रेशर करें तो हमारे सिर की बिंड निकल जाती है, यानी सिर में वायरस का इंफेक्शन निकल जाता है। तो हमने जब हेयर लाइन के पीछे का पॉइंट स्टिमुलेट कर दिया, तो आगे की हेयर लाइन को क्यों छोड़ना है? अब हम हेयर लाइन पर आगे की तरफ भी आ जाते हैं। तो जब हम हेयर लाइन पर आगे की ओर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जहां पर हमारे ये बाल स्टार्ट होते हैं, यहां पर बाल स्टार्ट होते हैं, वहां से करीब 2 अंगुल तक बीचों बीच जहां पर स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं, तो मांग में सिंदूर भरती है 2 अंगुल तक अगर आप स्टिमुलेशन कर दो तो गवर्निंग वेसल 23 भी आपका आ जाता है। अगर आप पूछो कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ तो मैं कहूंगा कि हेयर लाइन से 2 हेयर लाइन से यह है 3 अंगुल पीछे होता है। सॉरी, अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन पूछो तो मैं कहूंगा कि गवर्निंग वेसल 23 हेयर लाइन से 2 अंगुल पीछे होता है, 2 अंगुल या 1 चुन। अगर हेयर लाइन से 1 चुन पीछे चले जाए तो आपको गवर्निंग वेसल 23 मिलेगा। 1 चुन यानी आप समझ सकते हैं 2 अंग, 1 चुन यानी थोड़ा सा अंगूठे की चौड़ाई, 0.5 चुन एंड 0.5 चुन, 1 चुन पीछे होता है। अब हम बात करते हैं गवर्निंग वेसल गॉल ब्लैडर 20 की। गॉल ब्लैडर 20 हमारे जहां बाल पीछे खत्म होते हैं उसके दोनों तरफ जो डिप्रेशन जैसा फील होता है यहां पर पाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे ये बाल हैं और यहां पर दोनों तरफ साइड में खड्डा जैसा महसूस होता है, वही गवर्निंग वेसल 20 है और बिंड का स्पेशल पॉइंट है। लेकिन हम अभी इसको सुजोग में आपको बताएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गवर्निंग वेसल 16, गवर्निंग वेसल 23 और गॉल ब्लैडर 20, ये तीनों सिर में से वायरस का इंफेक्शन निकाल देते हैं। तो हमने पूरी बॉडी में से भी बिंड निकाल दिया, हमने सिर में से भी बिंड निकाल दिया, तो बिंड चला गया, वायरस के हाथ पैर टूट गए। इन 5 बिंदुओं को सेडेट करते ही किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी और के वायरस के हाथ पैर टूट जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है। तुरंत कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वायरस को भी तो हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो उसको ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। वायरस का मतलब होता है कि वह चीज जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर की ऊर्जा से ही अपनी ग्रोथ करती है।
हमने उसको ऊर्जा ही देना बंद कर दी। तो ये 5 बिंदुओं से पहले हमने सेडेशन से ये काम किया। अब हम आगे क्या करते हैं देखिए। अब हमने क्या किया, हमने बिंड को तो सेडेट कर दिया। अब कुछ बिंदु तो ऐसे कॉमन होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे हमारे दोनों प्रोटोकॉल्स में, चाहे बिंड कोल्ड का प्रोटोकॉल हो पहला वाला, चाहे दूसरा वाला प्रोटोकॉल हो, हमने दोनों में कुछ पॉइंट्स लिए हैं कॉमन। Li4 सेडेशन, Li11 सेडेशन, और स्पेशली Li11 सेडेशन की ज्यादा जरूरत हमको दूसरे प्रोटोकॉल में है। तो पहले हम बात करते हैं Li4 की। Li4 क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तेज आंधी चलाने वाला चैनल है। जैसे बाहर आंधी चल रही है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी जो आंधी चलती है, जो ऊर्जा बहती है, उस आंधी की को तीव्र गति देने वाला लार्ज इंटेस्टाइन 4 है। इसी कारण जब चाइना में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी और जनसंख्या को कम करना था, तो गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया कि जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं सबका Li4 दबा दो। तो Li4 को बहुत तेज दबाते थे, और जैसे ही Li4 को दबाते थे तो महिला को एवर्शन हो जाता था, क्योंकि जब हम Li4 को बहुत तेजी से स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे शरीर में तेज आंधी चलती है और पूरे शरीर में हलचल पैदा कर देती है। और Li4 एक ऐसा बिंदु है जो किसी भी तरह के ब्लॉकेज को हमारे शरीर में बनने नहीं देता। इसीलिए आपको ध्यान हो, 4 गेट में भी हम Li4 का प्रयोग करते हैं, और Li4 का एक ही काम है कि ब्लॉकेज को रिमूव करना। Li4 को हम पेन किलर पॉइंट भी कहते हैं, Li4 को हम ब्लॉकेज रिमूवल पॉइंट भी कहते हैं। तो हमने Li4 ले लिया, और Li11 हमने इधर लिया क्योंकि यह हीट को कम करता है, और Lu11 भी हमने इधर ले लिया क्योंकि यह हमारे गले को ठीक रखता है। तो Li11 के माध्यम से हमने हीट को कम कर दिया, और हमने इधर लिया Lu7 सेडेशन। तो Li4 और Lu7 ने मिलकर पसीना निकाल दिया। पसीना निकलते ही, इसको मैं फिर से बता देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब बहुत हौच पौच हो जाए। तो चलिए, तो हमने बिंड को निकाल दिया, अब हमें निकालना है यहां से कोल्ड को। कोल्ड को हम कैसे निकालें, कोल्ड का काम है रोम छिद्र को बंद कर देना। तो हमने Li4 को सेडेट किया और Lu7 को सेडेट किया, और इसने निकाला पसीना, और इससे निकला कोल्ड निकल गया। तो चलिए, बिंड भी निकल गया, कोल्ड भी निकल गया, मामला कंप्लीट। तो हमारा प्रोटोकॉल बन गया, सिंपल सा प्रोटोकॉल। बिंड निकाला, सिर से बिंड निकाला, और कोल्ड को निकाल दिया, हो गया काम, बस इतना ही करना है। आप चाहो तो कुछ स्पेशल पॉइंट लगा सकते हो। स्पेशल पॉइंट का अर्थ है जैसे कि CV17 जो छाती का स्पेशल पॉइंट है। हो गया, डन। अब हम इधर आते हैं, इधर तो हमें पसीना निकालना नहीं है क्योंकि इधर तो ऑलरेडी बहुत पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर तो बहुत पसीना निकल रहा है क्योंकि बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। इधर तो हमने पहले तो हमने UV12 UV13 के द्वारा बिंड को निकाला, और फिर हमने सिर से बिंड को निकाला। अभी तो हीट तो बाकी है। अब हीट को कैसे निकालेंगे, हीट सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि बिंड तो निकल गया, अब हीट निकालना बाकी है। तो हीट को निकालने के लिए हमने क्या किया, शरीर में से गर्मी को निकालने के लिए हमने Li11 को सेडेट किया और Li4 को सेडेट किया। गले में से गर्मी निकालने के लिए हमने Lu11 को सेडेट किया, और बुखार को कम करने के लिए हमने गवर्निंग वेसल 14 को सेडेट किया, क्योंकि इसमें बुखार है।
तो शरीर में से गर्मी निकल गई, गले में से गर्मी निकल गई, इंफेक्शन निकल गया और बुखार भी निकल गया, मामला कंप्लीट हो गया, डन। चलिए एक बार फिर से समराइज करते हैं। तो हमारे शरीर में जब विंड कोल्ड का आक्रमण होता है तो सर्दी लगती है, ठंडी लगती है। तो विंड को निकालने के लिए हमने संपूर्ण शरीर में से विंड को निकालने के लिए हमने यूवी 12 और यूवी 13 का प्रयोग किया। हमने सिर में से विंड को निकालने के लिए गवर्निंग वेसल 16, गवर्निंग वेसल 23 और गॉलब्लैडर 20 का प्रयोग किया। और ठंडी को निकालने के लिए हमने पसीना ला दिया LU7 और LI4 सब सेडेशन। और एक स्पेशल पॉइंट CV17 जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, यह छाती का विशेष बिंदु है। अब दूसरी ओर विंड हीट का आक्रमण है तो जुकाम है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इंफेक्शन है, गला खराब है, टंसल्स बढ़ गए हैं। तो हमने पहले शरीर में से विंड को निकाला, वही यूरिनरी ब्लडर 12 और यूरिनरी ब्लडर 13 को सेडेट किया। फिर हमने सिर में से विंड को निकाला यानी इंफेक्शन को निकाला, तो गवर्निंग वेसल 16, गवर्निंग वेसल 23 और गॉल ब्लैडर 20 को सेडेट किया। तो विंड का काम हो गया। अब बात है हीट की, हीट को कैसे निकालें? तो शरीर में से हीट को निकालने के लिए हमने LI11 को सेडेट किया, LI4 को सेडेट किया। हमने गले में से हीट को निकालने के लिए हमने LU11 को सेडेट किया और बुखार को कम करने के लिए हमने गवर्निंग वेसल 16 को सेडेट किया। और छाती के लिए का पॉइंट तो हम इसमें भी जोड़ सकते हैं। और दोनों अवस्था में बुखार आए तो आपको गॉल ब्लैडर 14 लगाना होगा। यह बुखार का स्पेशल पॉइंट है। तो ऐसे प्रोटोकॉल का निर्माण हो जाता है। यह फ्लू की अवस्था है, तो फ्लू की अवस्था में आपने देखा होगा कि ठंडी लग रही है तो कोल्ड को निकालो और गर्मी लग रही है तो हीट को निकालो। और बिंड तो दोनों में ही निकालना पड़ेगा क्योंकि वायरस का मतलब है बिंड, वायरस का मतलब है इंफेक्शन। तो जब वायरस ने आक्रमण किया यानी बिंड तो है ही, तो 5 पॉइंट तो लगाने पड़ेंगे। ये शुरू के यूवी 12, यूवी 13, गवर्निंग वेसल 16, 23 और 20, ये तो बिंड के लिए कंपलसरी है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको ठंड लग रही है तो ठंडी को निकालो पसीना लाकर, और गर्मी लग रही है तो गर्मी को निकालो LI11, LU11 इनके द्वारा। और बुखार का और छाती का बिंदु आप दोनों अवस्था में जोड़ सकते हैं। अब एक बात और आती है, उसको समझ के ये हम पूरी बात समझ जाएंगे। अब एक हम और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। वो क्या डिफरेंशिएशन है, चलिए देख लेते हैं। चाहे विंड कोल्ड का आक्रमण हो, चाहे विंड हीट का आक्रमण हो, अगर पसीना नहीं आता तो पसीना निकालो। और पसीना निकालोगे LU7 और LI4 को सेडेट करके, और पसीना निकालोगे, पसीना निकलेगा यानी कोल्ड अपना काम नहीं कर पा रहा क्योंकि कोल्ड का काम है पसीना रोकना, तो कोल्ड निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी का भी आक्रमण हो लेकिन पसीना बहुत आता हो, पसीना बहुत आता हो, तो पसीने को कंट्रोल करना जरूरी है। पसीना कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि पसीना कहां अगर ज्यादा निकलता है तो हमारा डिफेंसिव सिस्टम और कमजोर हो जाता है। पसीना निकलना जरूरी है लेकिन ज्यादा पसीना निकलने से हमारे शरीर की न्यूट्रिटिव चीज कमजोर हो जाती है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो पसीना जरूरत से ज्यादा निकलता है तो पसीने को कंट्रोल करना भी जरूरी है। और पसीने को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? पसीने को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन से बिंदु लगाने होंगे बताइए? पसीने को कंट्रोल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा स्टमक 36
टॉनिफिकेशन। कई लोगों ने आंसर दिया है हार्ट 6 और किडनी 7 या किडनी 6, क्या आंसर दिया है? किडनी 7 या किडनी 6? सेवन। चलिए हम 7 की बात मान लेते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ी बात करता हूं। लेकिन अभी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको पसीना कंट्रोल करना है तो पसीना निकलता है हमारे हमारे शरीर में जब हमारी न्यूट्रिटिव चीज कमजोर हो जाती है, जब हमारा अर्थ एलिमेंट कमजोर हो जाता है, स्टमक स्प्लीन कमजोर हो जाते हैं, खूब पसीना निकलता है। उस समय आपको स्टमक को टॉनिफाई करना होता है। स्टमक 36 को टॉनिफाई करके हम अपने शरीर की न्यूट्रिटिव चीज को वापस मजबूत कर सकते हैं। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा पसीना आता हो तो आप स्टमक 36 को टॉनिफाई करिए। स्टमक 36 को टॉनिफाई करके आप पसीना कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि हम तो पहले ये भी बात कर चुके हैं कि ये दोनों पॉइंट पसीना कम करते हैं, तो ये बात भी सही है। ये दोनों बिंदु भी अगर किसी को अनावश्यक रूप से पसीना आता रहता है, अनावश्यक पसीना आता है, तो हम हार्ट 6 और किडनी 7 का प्रयोग करके भी पसीना कम करते हैं। और पसीने को इग्नोर ना करना, इसलिए पसीना का पूछना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने देखा कि खूब पसीना बह रहा है, जैसे नदी में पानी बहता है, तो शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि व्यक्ति का आधा तो वहीं वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आप ट्रीटमेंट करिए। ये हमारी इन्फ्लुएंजा फेज समाप्त हुई। इन्फ्लुएंजा फेज में यही होता है। ये हमारी फ्लू की अवस्था थी जिसे हम कहते हैं। तो हमने दो अवस्थाओं की बात की अभी तक। हमने पहले समझा था कि कोरोना की 4 अवस्थाएं। पहली प्रिवेंशन, कि कैसे बचें, हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी अवस्था इन्फ्लुएंजा फेज, जिसको आज हमने समझा, जिसमें है बिंड कोल्ड और दूसरा बिंड हीट। लेकिन जब कोरोना की बात आती है हम इसको बिंड हीट ना बोल के टॉक्सिक हीट बोलते हैं और कहते हैं टॉक्सिक हीट इन्वेजन, लेकिन बात एक ही है। तो अब ये इन्फ्लुएंजा की फेज भी समाप्त हुई और इस अवस्था में भी अगर वायरस जीता, अब आगे बढ़ेगा, तो तीसरी अवस्था आएगी निमोनिया की अवस्था, जिसे हम कहते हैं निमोनिया फेज। और आखिरी अवस्था जिसे हम कहते हैं रिकवरी। तो अभी हमने दो अवस्थाओं की बात कर ली है, प्रिवेंशन और इन्फ्लुएंजा। अब हम अगली क्लास में यानी परसों बात करेंगे निमोनिया फेज की। तो अभी हम समझते हैं एक बार इन पॉइंट की लोकेशन। आज हम समझते हैं लोकेशन कौन से पॉइंट्स की। द इन्वेजन ऑफ टॉक्सिक हीट, जो हमने आज बात की। यूरिनरी ब्लडर 12, 13, गवर्निंग वेसल 16, 23, गॉल ब्लैडर 20, LI4, LI11, LU11, गवर्निंग वेसल 14 एंड CB 17, सेडेशन ऑल। इसमें हम एक बिंदु को टॉनिफाई कर सकते हैं, स्टमक 30 टॉनिफिकेशन, अगर पसीना ज्यादा आता है। अगर पसीना ज्यादा आता है, अगर ज्यादा नहीं आता तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक बार इन पॉइंट की लोकेशन को देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारी पामर साइड में जो बिंदुओं की कौन सी लोकेशन है। तो हमारा एक बिंदु है आगे की ओर, CB। बाकी तो सारे बिंदु हमारे डॉर्सल साइड में ज्यादा क्लियर हैं। CB 17 आपको यहां पर मिलेगा हथेली में। ये हमारा
हथेली का उठा हुआ भाग है। अगर अंगूठे के मध्य भाग से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सीबी मेरिडियन है और CB17 यहां मिलता है। CB17 हमारे चेस्ट का स्पेशल पॉइंट है। आप छाती की सभी बीमारियों में, लंग्स और कफ कोल्ड की सारी बीमारियों में इस बिंदु को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये एक विशेष बिंदु है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे डॉर्सल साइड में काफी सारे पॉइंट पाए जाते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो डॉर्सल साइड में जो पॉइंट हैं, पहला हम देखते हैं UB12 UB13 बिंड को निकालने के स्पेशल पॉइंट। तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे, ये थोड़ा ब्लर चार्ट है पर मैं अभी मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं आपको इसी में दिखा देता हूं। ये हमारी गर्दन है। देखता हूं कोई क्लियर चार्ट मिलता है तो मैं वो दिखाता हूं आपको। 1 मिनट। चलिए अभी हम इसमें देख लेते हैं। ये हमारी गर्दन है और ये अगर हम देखें यहां पर हमारी लाइन है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर 11, यूरिनरी ब्लैडर 12, यूरिनरी ब्लैडर 13 ऐसे पॉइंट्स हैं। तो आप पाएंगे कि यहां पर हमारे UB12 और UB13 नाम के पॉइंट्स हैं। आप इस चार्ट में देखकर लगाइएगा, दोनों को सेडिट करिएगा तो पूरे शरीर से बिंड निकल जाती है। फिर हमने बात की थी कि गवर्निंग वेसल 16। तो गवर्निंग वेसल 16 हमारी गर्दन की समाप्ति पर होता है, तो यहां पर है गवर्निंग वेसल 16। इसको सेडिट करना है, सिर की बिंड निकल जाएगी। फिर हमने बात की थी कि गवर्निंग गॉल ब्लैडर 20 जो हमारी गर्दन की समाप्ति पर होता है, जो हमारी जहां पर हेयर लाइन समाप्त होती है, जहां पर हेयर लाइन समाप्त होती है और गर्दन चालू होती है, तो हमारे थंब में ये हेयर लाइन की समाप्ति है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा गॉल ब्लैडर 20। आप इस चार्ट को देख सकते हैं, इसको सेडिट करेंगे तो सिर की बिंड निकल जाएगी। अब इसी चार्ट में अगर आप थोड़ा फ्रंट साइड में जाएं, आप अगर फ्रंट साइड में जाते हैं तो आपको मिलेगा बिंदु जिसका नाम है गवर्निंग वेसल 23। उसकी लोकेशन देख लेते हैं हम, क्योंकि गवर्निंग वेसल 23 हमारी एंटीरियर हेयर लाइन के पास होता है, हमारी आगे की हेयर लाइन के पास। तो हमारे अंगूठे में, हमारे अंगूठे का अपर पार्ट ये सिर का रिप्रेजेंटेशन करता है। हमारी यहां पर नाक है, यहां पर दोनों आंखें हैं। हमारी हेयर लाइन, हमारी हेयर लाइन यहां पर होगी। तो इससे ऊपर ये जो बिंदु है, आप इस चार्ट में जब गौर से देखेंगे आपको दिखेगा यहां पर बिंदु होगा गवर्निंग वेसल 23। इसको सेडेशन करना है। जब आप इन तीन बिंदुओं को सेडेट करते हैं तो फीवर, तो हमारे शरीर में से, स्पेशल सिर में से बिंड का प्रभाव निकल जाता है। फिर हम देख लेते हैं द लोकेशन ऑफ LI4, जो हम सबको पहले से ही पता है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। अगर हमारी इंडेक्स फिंगर में आप देखें तो इंडेक्स फिंगर में यह लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में हमारे जो जॉइंट्स हैं, ये ऊपर का जॉइंट है, ये बीच का जॉइंट है, नीचे का जॉइंट है। ऊपर के जॉइंट के लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर ये हमारा LI4 है, जो हमें सेडेट करना होगा, जो हीट को निकालेगा। और नीचे के जॉइंट के ठीक जंक्शन पर ये हमारा LI11 है, यह भी हमें सेडेट करना होगा, जो हीट को निकाल देगा। तो हमारा LI4 हो गया, LI11 हो गया। अब हम बात करते हैं विशेष बिंदु लंग 11 की। तो लंग 11 हमारे लंग मेरिडियन का आखिरी बिंदु है, जहां पर हमारा ये अंगूठा खत्म होता है, इसके जंक्शन पर, यहीं पर हमारा लंग मेरिडियन होता है। लेकिन अभी हम
सुजोग में देख रहे हैं। तो सुजोग में लंग मेरिडियन, सुजोग में हमारा लंग मेरिडियन कहां होता है? सुजोग में हमारा लंग मेरिडियन इंडेक्स फिंगर में होता है, और ये इसका आखिरी बिंदु है जिसका नाम है लंग 11। ये लंग 11 है। तो इस तरह से हमने लंग 11, LI4, LI11, लंग 11, LI4, LI11, गवर्निंग वेसल 23, गवर्निंग वेसल 16, गॉल ब्लैडर 20, इनकी लोकेशन को देखा। इन्हीं पॉइंट को सेडिट करना होता है। जब बुखार आता है तो हम गवर्निंग वेसल 14 को भी सेडिट करते हैं। तो बस इतना करिए, ये सिंपल सा प्रोटोकॉल है सर्दी का, गले में होने वाले इन्फेक्शंस का, टॉन्सिलाइटिस का। तो जब भी हमारे गले में कोई इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस का, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, गला खराब होना, सोर थ्रोट होना, तो इस प्रोटोकॉल के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी, आप थंब का भी LU11 ये प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बीच में है गवर्निंग वेसल 16 और आजू बाजू है गॉल ब्लैडर 20। जब पसीना, आपको पसीने को रोकना हो तो हम हार्ट 6 को और किडनी 7 को टर्न करते हैं।